बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। हेपेटी का वर्ड जहाँ पे आता है तो वो अमूमन लिवर के लिए इस्तेमाल होता है, और आइटिस का लफ्जी मतलब इन्फ्लेमेशन या सोजिश है। तो हेपेटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर को कहते हैं। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हो सकती है, जिनमें से मेजर वजह वायरसेस हैं। बाज़ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी हेपेटाइटिस हो सकता है, और इसी तरह बाज़ तरह के जहर टॉक्सिन्स भी लिवर के ऊपर इफेक्ट करते हैं, तो उससे हेपेटाइटिस हो सकता है। इन्फ्लेमेशन से मुराद होती है, जिस तरह आपको अगर शहद की मक्खी काट ले तो फिर वो जगह सुर्ख हो जाती है, वहाँ पे ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है और वो गर्म हो जाती है, तो वो वाली कंडीशन को हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। और लिवर के अंदर अगर ये काम लंबे अरसे तक चलता रहे तो उसकी वजह से फिर कुछ अलामात ज़ाहिर होती हैं। मिसाल के तौर पे सबसे मेजर जो मशहूर भी है वो जॉइंटिस है। जॉइंटिस कहते हैं स्किन और आंखों के रंग का पीला हो जाना। इस कंडीशन को हम पीलिया भी कहते हैं, और पीले यरकान की वजह से ये मशहूर है। इसी तरह एब्डोमेन में पेन होती है, सीने की हड्डियों से थोड़ा नीचे। अल्ट्रासाउंड करवाएं तो लिवर का साइज़ अमूमन बढ़ा हुआ होता है। इसी तरह मुसलसल थकान और मुसलसल लंबे अरसे तक बुखार रहना कई महीनों तक, तो वो अलामात हैं हेपेटाइटिस की। हेपेटाइटिस बाज़ दफ़ा माइल्ड होता है, यानी कि को ज़्यादा शदीद अलामात नहीं होती, या एक्यूट हो सकता है। एक्यूट से मुराद है कि थोड़े वक्त के लिए होता है लेकिन बहुत शदीद अलामात होती हैं। उसके मुकाबले में क्रॉनिक हेपेटाइटिस ऐसे हेपेटाइटिस को कहते हैं जो लंबे अरसे तक, कई महीने तक, 6 माह से ज़्यादा अगर इन्फेक्शन हो तो उसको हम क्रॉनिक हेपेटाइटिस कहते हैं। और ऐसी सूरत में अमूमन लिवर आहिस्ता आहिस्ता लिवर कैंसर की तरफ भी जा सकता है। बहुत सारे मुख्तलिफ वायरसेस हैं जो हेपेटाइटिस काज कर सकते हैं। हम चूंकि वायरसेस के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम इनको तफसील से देखते हैं। तो सबसे पहले हेपेटाइटिस ए वायरस है। ए से मुराद यहाँ पे पहला कह लें, उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो पुराने ज़माने में इसको हम इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस कहते थे। इन्फेक्शियस से मुराद है कि ये मुतद्दी है, यानी कि एक शख्स से दूसरे को फैल जाता है, अमूमन कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से, गंदे पानी की वजह से। फीसिस मिला हुआ पानी है, तो अगर किसी इलाके में किसी शख्स को हेपेटाइटिस है और वहाँ पर गटर का पानी फिर अल्टीमेटली अगर किसी तरह से पीने के पानी में शामिल हो जाता है, जैसे आपने देखा है कि गलियों में फैला हुआ है, तो वो पीने के पाइपों में सीपेज हो जाती है अगर, या तालाब वगैरह है या दूसरा ऐसा कोई सोर्स है जहाँ से लोग पानी पीते हैं, तो वो अमूमन कंटेमिनेटेड हो सकते हैं। तो वो फिर अल्टीमेटली बाकी लोगों में भी वायरस पहुंच जाता है और उसकी वजह से हेपेटाइटिस ए हो सकता है। आरएनए कंटेनिंग वायरस है, इसका जीनोम आरएनए पर मुश्तमिल है, और नॉन एनविलोप्ड या नेकेड वायरस होता है, इसके ऊपर लिपिड का कवर नहीं है। माइल्ड या शॉर्ट टर्म होता है, लेस विरुलेंट है, कि बहुत ज़्यादा शदीद अलामात नहीं होती, गरचे स्किन पीली हो जाती है, जॉन्डिस हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद कुछ अरसे में खुद ब खुद इंसान ठीक हो जाता है। वैक्सीन इसकी अवेलेबल है, और जिन चीज़ों की वैक्सीन अवेलेबल हो बेहतर होता है कि उसकी वैक्सीन लगा ली जाए ताकि वो शदीद बीमारी से बचा जा सके। बिलखुसूस जिन इलाकों में फिर हेपेटाइटिस ए ज़्यादा कॉमन हो, वहाँ पर वैक्सीन लगाना बेहतर ऑप्शन है। दूसरी तरह का हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस बी कहलाता है। हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है। पुराने ज़माने में इसको सीरम हेपेटाइटिस भी कहते थे। सीरम इसलिए कि अमूमन ये ब्लड के सीरम से फैलता है। सीरम हम कहते हैं कि ब्लड में से क्लॉटिंग प्रोटीन्स और सेल्स अलहदा कर दिए जाएं, तो बाकी जो पानी और प्रोटीन्स बच जाती हैं उसको सीरम कहते हैं। तो अगर सीरम से कंटेमिनेटेड स्ट्रिंज है या ब्लेड वगैरह हैं तो उनसे ये फैलता है, तो इस वजह से सीरम हेपेटाइटिस भी इसको कहते थे। दूसरी बड़ी वजह है हेपेटाइटिस की डीएनए कंटेनिंग वायरस है। चाइना, एशिया, फिलीपीन, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, यानी कि मेजर जो गरीब मुल्क हैं वहाँ पर ये बहुत कॉमन है। बॉडी फ्लूइड्स के ज़रिए से फैलता है, यानी कि मेजर इसका फैलाव बॉडी फ्लूइड्स के ज़रिए से होगा।
मसलन ब्लड सीरम के ज़रिए से हो सकता है, यानी कि ब्लड के साथ डायरेक्टली इन कांटेक्ट आए, या ब्रेस्ट मिल्क से, माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है। इसी तरह माँ से बच्चे को हो सकता है पैदाइश के दौरान, लाइवा से हो सकता है, सेक्सुअल कांटेक्ट से हो सकता है। ज़्यादातर ये भी 6 माह के अंदर अंदर इससे रिकवरी हो जाती है, और एक दफ़ा इन्फेक्शन हो जाए तो फिर ज़िंदगी में दोबारा इन्फेक्शन नहीं होती, सारी ज़िंदगी के लिए आप इम्यून हो जाते हैं। इसके खिलाफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन अवेलेबल है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन का मतलब ये है कि हमने उसकी वायरस के कोड का एक हिस्सा निकाल के वो उसकी वैक्सीन बनाई हुई है, तो पूरा वायरस हमें इंजेक्ट नहीं करना पड़ता, सिर्फ वही पार्ट हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं और बॉडी उसको पहचान जाती है, और आइंदा कभी वायरस से आपको वास्ता पड़े तो आपको बीमारी नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से हेपेटाइटिस के खिलाफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन अवेलेबल है, तो पेपर में बाज़ दफ़ा पूछ लिया जाता है। फिर तीसरी तरह का हेपेटाइटिस सी वायरस कहलाता है। पुराने ज़माने में इसको हम नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस कहते थे, यानी कि पहले हेपेटाइटिस ए और बी के बारे में पहले से पता था, उनकी अलामात दोनों की डिफरेंट होती हैं। तो जब ये तीसरी तरह का हेपेटाइटिस डॉक्टर्स ने ऑब्जर्व किया, अलामात सामने आई पेशेंट्स में, तो इसको उन्होंने शुरू में नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस कहना शुरू कर दिया। बाद में ये मशहूर हुआ इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस की वजह के तौर पे, क्योंकि अमेरिका में हीमोफीलिया के पेशेंट्स को लगाने के लिए ब्लड में से कुछ प्रोटीन्स निकाल के उनके इंजेक्शन दिए जाते थे। तो वो क्लॉटिंग प्रोटीन्स का इंजेक्शन होता है, तो उसको पानी में मिलाकर और इन्फ्यूजन बना के इंजेक्ट करना होता था। तो बाद में पता लगा 1980s में कि वो बहुत सारे HIV और हेपेटाइटिस सी वायरस से इन्फेक्टेड थे इंजेक्शन, जिसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट्स को ये इन्फेक्शंस हुई, और बाद में वो कोर्ट में केसेस गए, तो उस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर मामला रहा। तो इस वजह से इसको इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस कहते हैं। RNA कंटेनिंग वायरस है, इसके ऊपर एनवेलोप का कवर होता है। ये निस्बतन लेस सीवियर होता है इस सेंस में कि इसकी अलामात अमूमन ज़ाहिर नहीं होती। कोई ख़ास मतलब अगर एक इंसान इन्फेक्टेड है तो उसको पता नहीं लगता कि वो बीमार है, लेकिन इसकी इन्फेक्शन क्रॉनिक होती है, यानी कि साल हर साल चल सकती है। 10, 15, 20 साल तक भी इंसान इन्फेक्टेड रह सकता है और बॉडी उससे फाइट नहीं कर पाती। यहाँ तक कि सीवियर लिवर डैमेज हो सकता है, और अल्टीमेटली इसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है। ये अमूमन कंटेमिनेटेड ब्लड की वजह से फैलता है, अगर ब्लड को प्रॉपरली टेस्ट ना किया गया हो लगाते हुए या कंटेमिनेटेड सिरिंजेस की वजह से फैल सकता है, अगर सिरिंजेस को रीयूज किया जा रहा है, या रेजर ब्लेड्स के ज़रिए से अगर उस्तरे या दूसरे आलात नाई के वो रीयूज़ हो रहे हों तो वो मसला कर सकते हैं। इसी तरह सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर डॉक्टर्स प्रॉपरली उनको स्टेरलाइज नहीं कर रहे तो उसकी वजह से हो सकता है। फिर पियर्सिंग टूल्स, जो नाक कान छेदने के आलात होते हैं ख़वातीन के लिए, तो वो एक ही सुई से अगर उसको बार बार इस्तेमाल किया जाए तो वो कॉज कर सकता है। इसी तरह सेक्सुअल कांटेक्ट से फैल सकता है। बुक के अंदर लिखा हुआ है, अगरचे ये मेजर कॉज नहीं है हेपेटाइटिस सी की। इसी तरह अब मसला ये है कि इसके ख़िलाफ़ वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर इसका इलाज बहुत ज़्यादा महंगा है। अगरचे 4-5 साल पहले तक इसका इलाज भी अवेलेबल नहीं था, अब इलाज अवेलेबल तो है लेकिन बहुत सारे लोगों की पहुंच में नहीं होता। और हमारे यहाँ पर सबसे कॉमन फॉर्म्स हेपेटाइटिस में से ये एक है। कई जगहों पर हमारी जनरल पॉपुलेशन में तकरीबन 10% लोग इससे इन्फेक्टेड हैं, और अगर आप बाज़ शहरों में इसकी शरह देखेंगे तो वहाँ पर 25% तक लोग इससे इन्फेक्टेड हैं। तो बहुत गंभीर सूरत हाल है। तो मेजर वजह वही नाई और सिरिंजेस और डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स और पियर्सिंग टूल्स, इनकी वजह से ये कॉमनली फैलता है। तो इनको बहुत तवज्जो इस चीज़ के ऊपर देने की ज़रूरत है कि अगर आप सिरिंज मजबूरन इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसी सिरिंज इस्तेमाल करें जो एक दफ़ा इस्तेमाल के बाद टूट जाती हो, दोबारा इस्तेमाल हो ही ना सके। अगर आप नाई के पास गए हैं तो ब्लेड लाजमी इस चीज़ पे तवज्जो दें कि ब्लेड साफ़ इस्तेमाल किया जाए। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी खसूसी तौर पे तवज्जो दें कि मुस्तनद डॉक्टर से, मुस्तनद डेंटिस्ट से अपनी ट्रीटमेंट करवाएं ताकि उसकी ये प्रॉब्लम
ना हो सके। एक और तरह का हेपेटाइटिस ई वायरस कहलाता है, फीसिस की वजह से फैलता है। हाल्बर और कोवर्कर्स ने, उसके साथियों ने 2001 में ये दिखाया कि पिग्स के अंदर, सूअरों के अंदर ये वायरस रहता है लेकिन उनको बीमार नहीं करता। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर वायरस मल्टीप्लाई कर सकता हो लेकिन उसको नुकसान ना पहुंचाता हो तो उसको हम रेजरवायर कहते हैं, यानी कि वो वहाँ पर ज़ख़ीरा हुआ है। और अगर उन सूअरों के फीसिस को, मेन्योर को इस्तेमाल किया जाए खाद के तौर पे, तो फिर वो सब्जियों में वायरस पहुंच जाता है और वहाँ से फिर इंसानों तक पहुंचने के इसके चांसेस होते हैं। तो इसी तरह हेपेटाइटिस एफ और हेपेटाइटिस जी भी हैं, तो उनके बारे में हमें को ख़ास अभी वायरस उनके डिस्कवर नहीं हो सके, लेकिन अलामात की वजह से हमें पता है कि ये भी एग्जिस्ट करते हैं। तो अब आपने देखा है कि ये सारे जो वायरसेस हैं, ये अगर हाइजीनिक मेजर्स आप अपनाएं, स्टीराइल टेक्निक इस्तेमाल करें और सफाई का ख्याल रखें, खाने से पहले, खाना बनाने से पहले हाथ धोएं, तो ये बीमारियां अमूमन नहीं फैलती। जिनके ख़िलाफ़ वैक्सीन अवेलेबल है तो बेहतर ये है कि उनके खिलाफ आप वैक्सीन लगवा लें। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अमूमन बच्चों के हिफाजती टीकों में शामिल होती है, लेकिन अगर किसी को नहीं लगी तो वो लगवा लेनी चाहिए या बूस्टर शॉट्स लगवा लेने चाहिए। इसी तरह खून या ऑर्गन्स कभी एक शख्स से दूसरे को लगाने की ज़रूरत पड़े तो ऐसी सूरत में लाजमी उनके स्क्रीनिंग टेस्ट करवाने चाहिए। स्टीराइल सिरिंजेस, स्टीराइल रेजर्स और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होने चाहिए हमेशा। एक बात यहाँ पे ये नोट कर लें कि बुक के अंदर बाज़ चीज़ें वैसे नहीं लिखी हुई जैसे मैंने आपको बताई हैं, तो आपने सिर्फ वो चीज़ें याद रखनी है जो बुक के अंदर जिस तरह लिखी हुई हैं। यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने दुरुस्त मालूमात देने की कोशिश की है, लेकिन बुक में मालूमात डिफरेंट हैं, तो आपने पेपर में वही बातें लिख के आनी है जो किताब में लिखी हुई हैं।